हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बयाना में बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट में अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे वह टॉपिक है प्रोफेसर डीपी मुखर्जी का, और टॉपिक का नाम है डाइवर्सिटीज़, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ अर्थात सांस्कृतिक विविधताएं। ठीक है, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। डीपी मुखर्जी ने अपनी पुस्तक डाइवर्सिटीज़ में, जो 1958 में भारत की विविधता को विस्तार से स्पष्ट किया है। तो किताब का नाम मैंने आपको बताया, डाइवर्सिटीज़, जो प्रकाशित हुई है 1958 में। किताब किसकी है? डीपी मुखर्जी की है। ठीक है। मॉडर्न इंडियन कल्चर एवं डाइवर्सिटीज़ उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख समाजशास्त्रीय रचनाएं मानी जाती हैं। इनमें उन्होंने भारतीय संस्कृति तथा भारतीय समाज से संबंधित प्रमुख विभिन्नताओं का विस्तार से विश्लेषण किया है, और उन्होंने विश्लेषण करते हुए समाजशास्त्र में इनके अध्ययन पर भी बहुत बल दिया है। इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने जिन प्रमुख विषयों पर विचार किया है वो मैं आपके समक्ष रखती हूँ। पहला है संस्कृति की अवधारणा, और दूसरा है ऐतिहासिक आधार पर भारतीय संस्कृति में मिश्रण और समन्वय, और तीसरा आधार उन्होंने जो रखा है वो है परंपरा एवं आधुनिकीकरण। तो बच्चों, ये तीनों के तीनों विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। डीपी मुखर्जी के अनुसार समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रमुख केंद्र संस्कृति ही रहा है। संस्कृति ही है। संस्कृति क्या है? लिविंग पैटर्न इन सोसाइटी। जो व्यक्तियों का रहन सहन का तरीका है वो संस्कृति बन जाता है। ठीक है। संस्कृति से उनका अभिप्राय केवल कुछ विशेष परंपराओं अथवा धार्मिक व्यवस्थाओं से नहीं था। उन्होंने भारतीय संस्कृति को ऐसी समग्रता के रूप में स्पष्ट किया जिसमें लंबे समय से समन्वय होता आ रहा है और संशोधन की प्रक्रिया चलती आ रही है। यानी कौन सी वाली संस्कृति को उन्होंने बताया है? यानी संस्कृति की ऐसी समग्रता के रूप में उन्होंने स्पष्ट किया है जिसमें लंबे समय से समन्वय और संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। उसको उन्होंने कल्चर के अंतर्गत रखा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अब देखते हैं आगे का। सांस्कृतिक विविधताओं को उत्पन्न करने में मुस्लिम हिंदू संबंध एवं पश्चिम का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इन दोनों चीज़ों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है भारतीय समाज में परिवर्तन लाने में। मैं फिर से आपको बताती हूँ, सांस्कृतिक विविधताओं को उत्पन्न करने में मुस्लिम हिंदू संबंध बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साथ ही पश्चिम का प्रभाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, अर्थात पश्चिम के प्रभाव का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजनीतिक आधार पर, आर्थिक संबंधों के आधार पर तथा सांस्कृतिक आधार पर अनेकानेक विविधताएं देखने को हमें मिलती हैं। तो ये बात मैंने आपको स्पष्ट कर दी। अब देखते हैं आगे। राजनीतिक आधार पर क्या हुआ भारत में? राजनीतिक आधार पर भारत में 11वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक मुस्लिमों का शासन रहा। मुस्लिम आए, उन्होंने शासन किया, और जब वो यहाँ रहे तो उनकी जो संस्कृति है उसका प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ना लाजिमी था, क्योंकि जब वो इतने दिन तक यहाँ रहेंगे तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगा, और जब ऐसा होगा तो 100%
एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को प्रभावित करेगी। इसी बीच हिंदू मुस्लिम शासकों में अनेक संधियां भी हुईं। विभिन्न विभिन्नताओं के बावजूद उनके मध्य साझेदारी और भाईचारे की दशा स्पष्ट हुई। ठीक है, संधियां हुई, विभिन्नताएं थीं, तो भी भाईचारा रहा, साझेदारी रही। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक थे। उनको यहाँ रहना है, शासन करना है, तो स्वाभाविक है कि उन्हें इनसे भाईचारा रखना पड़ेगा, साझेदारी रखनी पड़ेगी। संबंधित संश्लिष्ट संस्कृति विकसित हुई। तो जो संस्कृति विकसित हुई वो कैसी थी? समन्वित थी। जो संस्कृति विकसित हुई कैसी थी? संश्लिष्ट थी। तो ये मैंने आपको बताया राजनीतिक आधार पर क्या हुआ। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है आर्थिक संबंधों के आधार पर। तो बच्चों, आर्थिक संबंधों के आधार पर मुस्लिम और हिंदू वर्ग में कई मुद्दों पर काफ़ी समानताएं हैं। इस बात से इनकार नहीं कर सकते हम। कई मुद्दों पर काफ़ी समानताएं हैं। मुगल काल में सैनिक सरदार मुसलमान थे और अधिकांश जमींदार हिंदू थे। बात समझ आ रही है ना? मुगल काल में सैनिक सरदार मुसलमान थे और अधिकांश जमींदार हिंदू थे। इस समय भी ग्रामीण जनता उपेक्षित रही। इस समय भी ग्रामीण जनता का शोषण हुआ। फिर भी वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई। क्यों? उसका एक कारण था। क्यों नहीं पैदा हुई? क्योंकि सांस्कृतिक चेतना की कमी थी और जमींदारों का प्रभाव अधिक था और इन दोनों से लड़ने की ताकत जनता में नहीं थी। समझ आया? मैंने बताया ना आपको कि जनता उपेक्षित भी रही, इस समय शोषित भी रही, फिर भी उन्होंने वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति पैदा नहीं की। क्यों? क्योंकि उनमें सांस्कृतिक चेतना की कमी थी और जमींदारों का प्रभाव अधिक था। ऐसी स्थिति में वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति पैदा नहीं हो सकती है। सिर्फ जिया जा सकता है, जिया नहीं, जिंदा रहा जा सकता है। समझ आ रहा है? तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा है सांस्कृतिक आधार। सांस्कृतिक आधार पर साहित्य, वेशभूषा तथा कला के क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान संस्कृतियों में ने एक दूसरे को काफ़ी प्रभावित किया। सांस्कृतिक आधार पर साहित्य के क्षेत्र में, वेशभूषा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में हिंदू और मुसलमानी जो संस्कृतियां हैं, इन्होंने एक दूसरे को काफ़ी प्रभावित किया। अब देखिए, उत्तर भारत में मुसलमानों का सूफी मत और हिंदुओं की भक्ति संप्रदाय एक दूसरे से निरंतर प्रभावित रहे हैं, है ना? जायसी वगैरह इनको देखिए तो आपको ये समन्वय स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा। मुखर्जी ने लिखा है कि इसके बाद भी व्यक्ति, राष्ट्र और पारलौकिकता के बारे में हिंदू मुसलमानों का दृष्टिकोण एक दूसरे से काफ़ी भिन्न रहा है। ठीक, तो ये मैंने आपको चर्चा की। क्या मैंने आपको चर्चा की है? सांस्कृतिक विविधताओं के ऊपर, जिनमें मैंने आपके 3 आधार स्पष्ट किए हैं। एक राजनीतिक आधार, दूसरा मैंने आपको किया है आर्थिक संबंधों के आधार पर, और तीसरा मैंने विविधता बताने का प्रयास किया है सांस्कृतिक आधार पर। अब देखिए, एक टॉपिक और बचता है जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। वो क्या है? वो है पश्चिम का प्रभाव। जिस तरह मुसलमानों ने एक लंबे समय तक भारत में राज्य किया है, उसी तरह अंग्रेज़ों ने भी, यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों ने भी भारत पर एक लंबे समय तक लगभग 200-250 वर्ष तक राज्य किया है और उसका प्रभाव आना भारतीय संस्कृति पर स्वाभाविक था, आएगा। अंग्रेज चले गए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आज भी हमारी संस्कृति में उनकी रची बसी हैं। ठीक है, तो पश्चिम के प्रभाव से भारतीय समाज कैसे अछूता रह सकता था? संभव ही नहीं था। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान अनेक प्रभाव भारतीय समाज पर पड़े। अधिकांश बुद्धिजीवियों और राजनीतिज्ञों ने समय समय पर पश्चिमी संस्कृति के मशीनीकरण का व्यापक विरोध किया। जैसे वो आए कैसे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने ही आए थे 1600 में। ठीक है, आए तो इनकी कंपनी के साथ साथ क्या हुआ? मशीनीकरण, औद्योगिकरण बढ़ता गया
और अब उत्पादन किससे हो रहा था? मशीनों से हो रहा था। मशीनों से जो उत्पादन हो रहा था उसकी वजह से स्वाभाविक है कि इस उत्पादन ने हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया। स्वाभाविक था। उस समय सब बुद्धिजीवियों ने ये महसूस किया था, आज राजनीतिज्ञों ने भी ये महसूस किया था कि पश्चिमी संस्कृति के मशीनीकरण का व्यापक प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, लेकिन वो नेगेटिव पड़ेगा, नकारात्मक पक्ष में पड़ेगा, सकारात्मक नहीं था, है ना। और इसी वजह से बुद्धिजीवियों ने, राजनीतिज्ञों ने मशीनीकरण का व्यापक विरोध भी किया था। मशीनों द्वारा उत्पादन से भारतीय ग्रामीण व्यवस्था, जो हमारी कुटीर व्यवस्था थी, जो हमारी 70% जनसंख्या लगभग गांव में थी, तो वो इससे प्रभावित होनी थी, उनका विघटन हो सकता था, है ना। तो इन सारी चीज़ों ने हमारी सांस्कृतिक जो विविधताएं हैं उनको बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। तो इस तरह से बच्चों मैंने आज आपको क्या बताया है, सांस्कृतिक विविधताओं पर बताया है। स्पेशली डीपी मुखर्जी के विचार बताए हैं, उनके एक पुस्तक से आपको अवगत कराए, डाइवर्सिटीज़, जिसका प्रकाशन 1958 में हुआ है, और उनके विचारों की जो मुख्य मुख्य अंश हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इस तरह से ये आपको समझ आ गया होगा। फिर भी यदि कोई चीज़ आपको इसमें समझ नहीं आई है ना, तो आपका वेलकम है। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं, या फिर आप मुझे अपनी सुविधानुसार कॉल भी कर सकते हैं, ठीक। और या फिर आप मेरी मेल आईडी पर अपनी समस्या लिख करके मुझसे समाधान पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं उस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करूँगी। इस तरह से आज मैंने आपके फर्स्ट पेपर का ही, है ना, 3rd यूनिट है ये, 3rd यूनिट में डीपी मुखर्जी हैं और उनका ये चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया है। और इनका जो पहला चैप्टर है वो हम आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब कल नया आपके लिए नया राइटर के साथ हम आपको मिलते हैं और एक नए राइटर के साथ नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।